हेलो एवरीवन। लास्ट दो लेक्चर में हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सेट थ्योरी कंप्लीट कर दी थी। अब उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह डाउट्स वगैरह बचे हैं। ठीक है, तो मैं अगले लेक्चर में सेट थ्योरी के जो भी एक्सरसाइज है या एग्जांपल्स वगैरह वो सब करवा दूंगा। इस बार मैं सोच रहा हूँ रिलेशंस ख़त्म कर देता हूँ। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए। रिलेशंस में एक हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, ऑर्डर्ड एन टपल्स, ये क्या होते हैं ये देखेंगे हम। फिर आएंगे रिलेशन पे। ठीक है, रिलेशन किसी सेट ए से बी में कैसे डिफाइन होता है, रिलेशन ऑन ए सेट ए क्या होता है, एम्पटी और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हम आज करेंगे। ठीक है, और रिलेशंस में इतना ही है। अच्छा, इसमें कुछ पार्ट जो है वो 11th का है, कुछ 12th का है। ठीक है, तो यहाँ तक थर्ड तक, ठीक है, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक ये है आपके 11th में। ठीक है, 11th में क्या है, रिलेशंस की जो डेफिनेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। ये भी साथ में ले लो, टाइप्स ऑफ ये वाला। फिर ये जो टाइप्स ऑफ रिलेशन बचेगा ना, ये आपके 12th में। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे पहले आपको 12th वाला पार्ट कराना है, बट 12th में क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन है, फिर फंक्शंस में भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है, लेकिन उससे पहले का जो भी रिलेशन है और फंक्शन है वो 11th में है, इसलिए साथ में करवाना पड़ा मुझे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, देखिए। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, तब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे डिफाइन होता है, ordered pair AB such that A belongs to set A and B belongs to set B। क्या होता है ordered pair, क्या होता है अभी मैं बताता हूँ आपको। A क्रॉस B या A इंटू बी, ऐसा आपको लगेगा देखने में। ठीक है, ये होता है अगर ए भी सेट है और बी भी सेट है तो इसको बोलते हैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि अगर मैंने सेट ए ले लिया 1 2 और सेट बी ले लिया मैंने ए बी सी। ठीक है, ये दो सेट हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे बनेगा, देखिए सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे तो आप सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखिए। पहला एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। एक ये हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर, एक ये हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर, एक ये हो सकता है ऑर्डर्ड पेयर, है ना। कितने हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लिख रहे हैं। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। इससे ज़्यादा हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, मैक्सिमम इतने ही बनेंगे। ठीक है, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेट बी से होना चाहिए। ठीक है, इतने ही बनेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकते। देख लीजिए अगर कोई रह गया है तो आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पहले बी का एलिमेंट ले लो फिर ए का ले लो, ऐसा नहीं होगा। वो किस में आएगा, वो इसमें आएगा। बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तब पहले एलिमेंट बी का आएगा फिर ए का आएगा, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए के साथ 1, ए के साथ 2, राइट, बी के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 1, सी के साथ 2, बस इतना ही है। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए एलिमेंट कितने आ रहे हैं, ए क्रॉस बी में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, बी क्रॉस ए में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ए में कितने हैं 2, बी में कितने हैं 3, मतलब कि
ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। बी में कितने एलिमेंट्स है? 3। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स है 6। बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है? बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहले काउंटिंग का प्रिंसिपल। ठीक है, उसमें क्या होता है, ए में कितनी चॉइस है आपके पास? 2। बी में कितनी चॉइस है आपके पास? 3। ठीक है, तो ए के हर एक एलिमेंट को बी के हर एक एलिमेंट के साथ लेके आप ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हो ना, तो ए में 2 चॉइस है, बी में 3 चॉइस है, तो 2 × 3 विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं आया है। तो इफ मैं इसको ऐसे लिखूं तो कि इफ ए में अगर p एलिमेंट्स है, अच्छा आपने एक चीज और देखी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। इक्वल नहीं है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में इक्वल है, लेकिन सेट ए क्रॉस बी क्या है? ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, लेकिन है तो ये भी एक सेट ना। क्यों सेट है? देखो कर्ली ब्रेसेस में बंद है, अंदर एलिमेंट्स है, कॉमा सेपरेटेड है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी एक सेट है और बी क्रॉस ए भी से एक सेट है, तो दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा इक्वल होगा, मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें एलिमेंट क्या है? 1a, इसमें a1 होगा, 1a नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग चीज है। ठीक है, तो क्लियरली A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा, इन जनरल नहीं होगा। स्पेशल केस में हो जाएगा, B को भी A ले लो, है ना, तो A क्रॉस A इक्वल टू A क्रॉस A हो जाएगा, है ना। इन जनरल नहीं होगा। और दूसरा क्या था कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल टू Q, देन मैंने क्या बोला? B क्रॉस A और A क्रॉस B दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये Z नहीं है बीच में, ठीक है, इक्वल है, दिस इज इक्वल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A विल बी इक्वल टू P इंटू Q। P इंटू Q क्या है? A क्रॉस B में और B क्रॉस A में दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ठीक है, ये होगा। अब इस पे आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स वगैरह, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स वगैरह, इनकी जो मैंने आपसे बात की क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर की मैं बात करूं तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे डिफाइन होता है, नाम से ही क्लियर है, ऑर्डर्ड है। ठीक है, मतलब कि क्रम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पेयर है। ठीक है, तो ये दो चीजें होगी इसमें, दो एलिमेंट्स होंगे पेयर में और ऑर्डर उनका फिक्स है। तो इसका मतलब कि अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे तो ये दूसरा बन जाएगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। एक चीज़ ये प्रॉपर्टी होती है इसकी ऑर्डर्ड पेयर की। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ऑर्डर्ड पेयर ये किसी दूसरे ऑर्डर पेयर के बराबर है तो ये तभी हो सकता है, इसको बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। ठीक है, कि मतलब ऐसा है तो ऐसा है और ऐसा है तो ऐसा है, इफ दिस देन दैट, इफ दिस देन दैट। ठीक है, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो ये तभी हो सकते हैं कि ए इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो एंड इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कुछ रह नहीं गया? ठीक है, अच्छा ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्या होता है? तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स में फिर 3 एलिमेंट हो जाएंगे और इसमें भी फिर वही चीज़ें आएगी। ठीक है, अगर ऑर्डर किसी भी दो का या तीनों का चेंज कर दोगे तो सेम नहीं बनेगा। कोई दो ऑर्डर ट्रिपलेट कब बराबर होंगे? जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से इक्वल हो। ठीक है, ऐसे ही एड ऑर्डर्ड एंड ट्रिपलेट सॉरी एन टपल बनता है, उसमें क्या होगा? A1 A2 अप टू AN जाएगा, इसमें भी वही चीज़ फॉलो होगी, वही प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आते हैं हम रिलेशन पे।
रिलेशन क्या होता है, पहले मैं आपको रिलेशन बेसिकली किन्हीं दो सेट के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले मैं कुछ बना देता हूँ रिलेशन। देखो मैंने एक पहले मैंने क्या सेट लिया था, यहाँ पे ए लिया था 1 2 और बी लिया था ए बी सी, ठीक है। तो ए लिया मैंने, मैं एक बार इनको रब कर देता हूँ, ये मैं वापस लिख लूँगा जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैंने एक सेट ए लिया वापस, वही इसमें क्या एलिमेंट्स है 1 2 और बी में क्या एलिमेंट्स है ए बी सी, ठीक है। दो सेट है, इनके बीच में रिलेशन होगा। रिलेशन क्या होता है, ए के किसी एलिमेंट को बी के किसी एलिमेंट से रिलेट कर दो, तो ये एक रिलेशन बन गया, ठीक है। किसी एक एलिमेंट को, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो जैसे मैंने ये किया तो ये एक रिलेशन बना और इसको मैं क्या बोलूँगा R1, ठीक है। ये एक रिलेशन है। अगर मैंने ऐसा लिया 1 2 और ए बी सी, ये ए है ये बी है, ठीक है। इसके मैंने दो कनेक्ट रिलेट कर दी तब भी एक रिलेशन बना, इसको मैंने नाम बोल दिया R2, ठीक है। ये रिलेशन उससे अलग है। आप अलग अलग को एक रिलेशन नहीं बोलोगे, ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, ये एक रिलेशन, नहीं नहीं, ऐसे अलग अलग रिलेशन नहीं होता, ये पूरा एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। अच्छा अब मैं एक और लिखूं, जैसे कि ए बी सी, ये बी से है ये ए से है, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना। एक एलिमेंट एक से ज़्यादा से भी रिलेटेड हो सकता है, तो ये होते हैं रिलेशन। अच्छा इसको मैं सेट फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, सेट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, ए का 1 किससे रिलेटेड है, बी के, बी से मीन्स 1 बी। क्या और कोई एलिमेंट ए का सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, नहीं, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा R1 में, विच इज 1 बी। R2 में क्या आएगा, देखो 1 सी से रिलेटेड है तो 1 सी आएगा, 2 ए से रिलेटेड है तो 2 ए आएगा, दो ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। R3 में देखो 1 बी से रिलेटेड है, सो 1 इज रिलेटेड टू बी, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। कोई एक एलिमेंट इसका इसके किसी एलिमेंट से रिलेटेड है तो उनको ऑर्डर्ड पेयर में लिखोगे, पहला एलिमेंट इसका होगा दूसरा एलिमेंट इसका होगा, ठीक है। 1 बी से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है और 2 सी से भी रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है। अब देखो R1 R2 R3, R1 देखो R1 में क्या है 1 बी, हमने ए क्रॉस बी लिखा था, वो क्या था देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस में बी में 1 बी है, ठीक है। अब R2 को देखो आप, R2 में क्या 1 सी 2 ए, ए क्रॉस बी में देखो 1 सी भी है 2 ए भी है ना। अब देखते हैं तीसरा कौन सा था R3, R3 में क्या 1 बी 2 ए 2 सी, ए क्रॉस बी में देखो 1 बी 2 ए 2 सी, तीनों है। मतलब इस तरह से आप जो भी रिलेशन बनाओगे ना, जो भी इसमें रिलेशन बनाओगे ए से बी में, वो सारे के सारे ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे। देखो R1 में जो एलिमेंट है 1 बी, ये ए क्रॉस बी में है, तो R1 जो सबसेट बन गया ये ए क्रॉस बी का सबसेट बन गया ना, तो R1 जो है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है ना। हमने देखा अभी कि ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट लेके आपने एक सेट बनाया R1, तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ ना। ऐसे ही ए क्रॉस बी के दो एलिमेंट लेके आपने एक सेट बनाया R2, तो R2 भी तो सबसेट होगा, व्हाट इज R2 भी तो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। R3 ए क्रॉस बी के 3 एलिमेंट लेके एक सेट बनाया R3, अभी हमने देखा ना कि R3 भी तो सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो R3 क्या है ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि एनी रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा मैं ये चीज़ अलग से लिख नहीं रहा हूँ, बट ये ऐसे लिखा जाता है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, ठीक है। कोई एक रिलेशन है आर नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी में है, तो वो आर हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है, हमेशा सबसेट होगा।
पहले मैंने कुछ और लिखा था, यहाँ पे कुछ और लिखा है, ठीक है। ये किसका साइन है? इसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों सबसेट आएंगे, ठीक है। मतलब कि आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हो सकता है और आर इक्वल टू फाइव हो सकता है। फाइव कब होगा? जब ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो। सो ये भी लिख लेते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू फाइव, मतलब कि ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तब उसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है। सबसे बड़ा आर क्या हो सकता है? ए क्रॉस बी के बराबर हो, है ना। किसी भी सेट का सबसे बड़ा सबसेट क्या हो सकता है? वो खुद, ठीक है। तो सबसे बड़ा रिलेशन क्या हो सकता है? आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हो, ठीक है। तब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। आर इक्वल टू ए क्रॉस बी होने का क्या मतलब है? इसका होने का मतलब ये है कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। हो गए। अच्छा अब बताइए कि इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, इस पे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है। ये चीज हमने पहले ले ली थी कि ए में कितने एलिमेंट्स है? पी है। बी में कितने एलिमेंट्स है? क्यू है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? पी इंटू क्यू, ठीक है। अच्छा आपको याद है हमने जब पावर सेट पढ़ा था तो हमने एक नंबर ऑफ सबसेट्स बताया था हमने। जब पावर सेट पढ़ा था तो हमने बताया था कि किसी भी सेट में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर n, या फिर उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 टू द पावर n, ठीक है। तो देखो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? पी क्यू। तो ए क्रॉस बी के टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर पी क्यू, है ना। सिंस ए क्रॉस बी में सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना है? पी क्यू। क्यों? क्योंकि ए में पी एलिमेंट्स है, बी में क्यू एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? पी क्यू। आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट है। ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो ए से बी में रिलेशन होंगे, ठीक है। ये हमने एस्टेब्लिश किया है ना थोड़ी देर पहले। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, देन आर विल बी ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, सो total number of relations from A to B will be equal to total number of subsets of A cross B, ठीक है। A cross B के जितने सबसेट होंगे उतने ही तो A से B में रिलेशन बनेंगे ना। क्यों? क्योंकि R A cross B का सबसेट ही तो है। तो टोटल जितने सबसेट होंगे A cross B के उतने रिलेशन बनेंगे A से B में, है ना। तो A cross B में एलिमेंट कितने हैं? PQ। तो A cross B के सबसेट कितने होंगे? So number of subsets of A cross B, number of subsets of A cross B, इसको हमने ये एस्टेब्लिश किया था किसी सेट में n एलिमेंट है तो उस सेट के सबसेट होते हैं 2 टू द पावर n। किसी सेट में pq एलिमेंट्स है तो उस सेट के सबसेट होंगे 2 टू द पावर pq। ओके, अब ए क्रॉस बी के सबसेट कितने हैं? 2 टू द पावर पी क्यू। इसका मतलब ए से बी में टोटल रिलेशन कितने होंगे? 2 टू द पावर पी क्यू। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक हम कैसे पहुंचे आपने समझ लिया। आपको सिंपली दो सेट दिए होंगे। एक सेट दे दिया जिसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। एक सेट दे दिया जिसमें 3 एलिमेंट है। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3। तो आपको सीधा पूछ लिया जाएगा ए से बी में टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे, ठीक है। तो ए में 4 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है। सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 मीन्स 2 टू द पावर 12। तरीके से आओगे तो देखो ए में 3 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है। तो ए क्रॉस बी में कितने हुए? 3 इंटू 4 12।
अब ए क्रॉस बी में 12 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे? 2⁻12। ठीक है, तो आना यहीं पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बीच में थोड़ी सी जो आपने डिलीट की थी, क्या था? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं, अभी हमने पढ़ लिया। क्या अभी जो हमने पढ़ा था ये था रिलेशन सेट ए से सेट बी में। ठीक है, ऐसे ही रिलेशन अगर होता है सेट ए से सेट ए में ही, इफ ए रिलेशन इज from set A to A itself, then it will be called relation on a set A। ठीक है, कोई रिलेशन सेट A से A में ही है तो उसको बोलेंगे रिलेशन ऑन ए सेट A। इसको लिखेंगे R फ्रॉम A टू B और इसको लिखेंगे R फ्रॉम A टू A। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? इफ ए में एलिमेंट्स कितने हैं? पी ए में कितने एलिमेंट्स है? पी है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे? ए क्रॉस ए में पी इंटू पी, राइट, मीन्स पी स्क्वायर। तो ए क्रॉस ए के सबसेट कितने होंगे? ए क्रॉस ए के कितने सबसेट होंगे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सब नंबर ऑफ सबसेट्स मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ए क्रॉस ए के पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वही तो ए क्रॉस ए के सबसेट होंगे ना, तो ये 2⁻p² हो जाएगा। अच्छा, इससे थोड़ा सा हटके एक और क्वेश्चन बनता है। कई बार आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ए में 4 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, तो ए से बी में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशन बनेंगे? तो टोटल रिलेशन कितने बन रहे थे? 2⁻12 नॉन एम्प्टी। तो एम्प्टी रिलेशन तो एक ही होता है ना, व्हेन r इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2⁻12 - 1। ऐसे ही इसमें भी है कि जब a में p एलिमेंट्स है तो a से a में टोटल रिलेशन कितने बनेंगे? 2⁻p²। नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने बनेंगे? 2⁻p² - 1। ठीक है, इस तरह से आया समझ में? अब हम इसकी बात कर ली हमने, एम्प्टी रिलेशन की और यूनिवर्सल रिलेशन की। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन व्हेन r इज इक्वल टू 5, ए का कोई भी एलिमेंट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। और यूनिवर्सल रिलेशन जब ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। तब आप आर को कैसे लिखोगे? जो ए क्रॉस बी लिखा जाता है, ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं? ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं बी के हर एक एलिमेंट के साथ, है ना? तो आर भी तो वही बन रहा है ना कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में पहली चीज है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ेंगे ना, ये ऑन ए सेट ए पढ़ेंगे। ऑन ए सेट ए मतलब एक सेट ए से ए में। ठीक है, पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? अब तो हम अभी तक हमने पढ़ लिया कि रिलेशन क्या होता है। ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए के किसी भी एक एलिमेंट को बी के किसी भी एक एलिमेंट से रिलेट कर दिया, या ए के किसी भी एलिमेंट को बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं किया, या ए के कुछ एलिमेंट को बी के कुछ एलिमेंट से रिलेट कर दिया, या ए के सारे एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से रिलेट कर दिया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो एक रिलेशन था। ठीक है, अब उन रिलेशंस पे कुछ ना कुछ कंडीशंस बनती जाएंगी और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ रिलेशंस बनते जाएंगे। ठीक है, अब रिलेशन जो हमने पढ़ा वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? ये तब होगा इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। समझाऊं क्या होता है? कि पहले ये हमने पढ़ा था, थोड़े दिन पहले देखा था, मतलब 1-2 लेक्चर पहले। फॉर एवरी क्या है? देखो, इफ ए बिलोंग्स टू आर मतलब कि आर में ए का पेयर होना चाहिए। हर एक ए, फॉर एवरी मीन्स हर एक ए जो कैपिटल ए में है उसके लिए। क्या है? सिंपल शब्दों में
सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, बस सेट ए के हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इस चीज़ को कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को ऐसे भी लिखा जाता है, ए रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए इन सेट ए। मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए वो खुद से रिलेट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कि एग्जांपल मैंने ले लिया कि मैंने ए ले लिया 1 2 3, तो इस पे रिलेशंस तो बहुत सारे बनेंगे, है ना, R1 R2 R3 कितने बनेंगे देखो, ए में 3 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9 जो है वो ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस ए के सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर 9। तो ए से ए में कितने रिलेशन बनेंगे, 2 टू द पावर 9 बनेंगे। ठीक है, 2 टू द पावर 9 कितना होता है, 512 आई गेस। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेशन बनेंगे बहुत सारे। ठीक है, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव वही होगा जिसमें ए का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए। तो ये होना जरूरी है, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। इसके अलावा कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी। ठीक है, सॉरी दिस इज योर सेट ए अगेन। तो ये तो होना ही चाहिए, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, ये खुद से 1 1 से 2 2 से 3 3 से होना ही चाहिए रिलेटेड। इसके अलावा 1 2 से भी हो सकता है, 1 3 से भी हो सकता है, 2 1 से भी हो सकता है, 2 3 से भी हो सकता है। बाकी कौन सा एलिमेंट किससे रिलेटेड है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर मैंने इसमें कितने सारे भी एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, लेकिन कितने भी डालूं एलिमेंट्स इसमें मैं, लेकिन हर एक एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब जैसे ये है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से रिलेटेड है, लेकिन कहीं पे भी देख लो आप 3 3 से रिलेटेड नहीं है। सो दिस रिलेशन विल नॉट बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा। अब आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब इफ ए बी अगर आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। इफ देन बी ए भी आर में होना चाहिए, तब उस रिलेशन को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ और इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बी इन सेट ए। ठीक है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना ही चाहिए, तभी रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके भी। ठीक है, पहला मैंने लिया R1, ठीक है, 1 2 1 1 1 3 2 1। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। रिलेशन तो बहुत सारे बनेंगे इस पे, है ना, हम कुछ ले लेते हैं। पांच ले लेते हैं, बहुत से। पहला रिलेशन देखो, क्या रिफ्लेक्सिव है क्या,
तो रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करोगे, हर एक एलिमेंट ए का खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ए में क्या एलिमेंट थे, 1 2 3, तो 1 1 से होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए। 1 1 से है, 2 2 से नहीं है और 3 3 से नहीं है, इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है। सिमेट्रिक है क्या, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर 1 2 से रिलेटेड है इसका मतलब 2 1 से रिलेटेड होना चाहिए, है ना। ये देखो 1 2 सेट R1 में है तो 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल है। यहाँ तो सेटिस्फाई हो गई ये चीज़। आगे देखो 1 1 से है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 से है तो 3 1 से होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 1 से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव अभी आएगा थोड़ी देर में, सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन। ठीक है, आया समझ में। R2 को देखो, क्या 1 1 से 2 2 से 3 3 से रिलेटेड है क्या, नहीं है। 1 1 से है, 3 3 से है, 2 2 से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक है क्या, देखो अगर 2 3 से रिलेटेड है तो 3 2 से रिलेटेड होना चाहिए, 3 2 से रिलेटेड है बिल्कुल। 3 3 से है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 3 से है, 1 1 से है। अगर 2 1 से रिलेटेड है तो 1 2 से होना चाहिए, लेकिन 1 2 इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। R3 पे आइए। R3 तो क्लियरली नहीं है ना रिफ्लेक्सिव, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन 1 3 से रिलेटेड है तो 3 1 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। R4 पे आइए। 1 1 से है, 2 2 से है। यहाँ पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम देख लेते हैं। ओके, 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 से है, लेकिन 3 3 से रिलेटेड नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक। देखिए 1 1 से रिलेटेड है, उल्टा करोगे तो भी 1 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 से रिलेटेड है, 2 2 का उल्टा करोगे भी तो वापस 2 2 से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो कहीं पे भी ये प्रॉपर्टी वायलेट नहीं हो रही है। ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा है कि ए बी से है रिलेटेड लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा है यहाँ पे। क्या ऐसा कोई पेयर मिल रहा है, क्या ए का कोई एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जो दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो लेकिन दूसरा वापस पहले वाले से रिलेटेड नहीं हो, ऐसा कोई भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, यही आपको कंफ्यूजन नहीं रहा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ए बी से रिलेटेड नहीं है तो इस कंडीशन की थोड़ी चेक करेंगे हम। इस कंडीशन को कब चेक करेंगे, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होना चाहिए। इफ ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, तब हम इस कंडीशन को क्यों चेक करेंगे, है ना। तो इस कंडीशन को तभी चेक करेंगे इफ ए इज रिलेटेड टू बी, देन वी हैव टू मेक श्योर दैट बी इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 से है, 2 2 से है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं है एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये कंडीशन कहीं पे भी वायलेट नहीं हो रही है। ठीक है, या असंतुष्ट नहीं हो रही है ये कंडीशन कहीं पे भी, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। इसमें देखो 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक है क्या, 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से, बिल्कुल सिमेट्रिक है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है लेकिन दूसरा वापस पहले से रिलेटेड नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर मैं तीनों को एक साथ लेके आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूंगा, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ट्रांजिटिव रिलेशन में ये है कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होगी तब इस कंडीशन को आप चेक करोगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इफ ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है इसका मतलब ए भी आर में है ना,
आर क्या है, आर रिलेशन है, बी सी आर में है, तब ए सी भी आर में होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या करते हैं कि जो रिलेशंस लिए थे ना पहले, हम दूसरे ले लेते, थोड़े कुछ बड़े लेते हैं। R1 लिया मैंने, R1 में मैंने क्या एलिमेंट्स लिए, मैंने R1 लिया, नहीं ये विजिबल नहीं है इतना, ठीक है उसी को कंटिन्यू करते हैं। R1 में क्या एलिमेंट्स है, R1 में मैंने एलिमेंट ले लिए 1 1 1 2 2 1 3 2 3 1 3, ऐसे कुछ ज़्यादा ले लेते हैं ना एलिमेंट्स, तो समझना थोड़ा सा इजी रहेगा। 1 2 2 3 3 1 3 3। रिफ्लेक्सिव तो चेक करना बहुत इजी है, आप समझ चुके होंगे कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव को बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे उतने में ही। ठीक है, बाकी हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, 3 1 3 1 हो गया, 3 2 ले लेते हैं, ठीक है 2 3 ले लेते हैं, 2 3 हो गया, क्या हो गया, तो 2 1 ले लेते हैं। ठीक है, R3 थर्ड रिलेशन लेते हैं R3, जिसमें 1 3 से रिलेटेड है, ठीक है 2 1 से रिलेटेड है, ठीक है और 2 2 से रिलेटेड है, ठीक है 3 3 से रिलेटेड है, ऐसा कुछ ले लो। R4 इसमें हम क्या लेते हैं 1 1 से, 2 2 से, 3 3 से रिलेटेड है, ठीक है 1 2 से है, 2 1 से है, इतना ही कुछ ले लिया। ठीक है, अब देखिए पहला रिलेशन, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला रिलेशन देखिए 1 1 से रिलेटेड है, फिर 1 2 से है, तो ये रिलेशन पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से होना चाहिए, हो गया, यहाँ तक सेटिस्फाइड है प्रॉपर्टी। 2 3 से है तो 3 2 से होना चाहिए, 3 2 इसमें कहीं भी नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सभी में चेक कर लेते हैं, बाद में ट्रांजिटिव की बात करेंगे। 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से होना चाहिए, 2 1 से है, बिल्कुल है। 2 3 से है तो 3 2 होना चाहिए, बिल्कुल है। 3 1 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 से रिलेटेड है तो 3 1 से होना चाहिए, नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर एक पेयर के लिए भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है ना, तो आप क्लियरली बोल दोगे वहीं पे कि ये रिलेशन वो रिलेशन नहीं है जिसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, R4 में देखिए 1 1 से है, 2 2 से है, 3 3 से, 1 2 से है तो 2 1 से होना चाहिए, बिल्कुल है, तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या था, फिर से बता देता हूं, अगर ए बी से रिलेटेड और बी सी से रिलेटेड है, देन ए शुड बी रिलेटेड टू सी। देखो 1 2 1 1 से है, 1 2 से है, तो 1 2 से होना चाहिए। देखो कैसे, ऐसे भी चेक कर सकते हो आप ना, 1 1 से रिलेटेड है, आगे 1 2 से रिलेटेड है ना, 1 1 से है, फिर 1 2 से है, तो 1 2 से होना चाहिए, 1 2 से होगा ही होगा, तो इस केस में चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 1 से होना चाहिए, ऐसे चेक होता है। ठीक है, कि 1 2 से रिलेटेड है और 2 आगे 1 से है, तो 1, आप ए को 1 ले लो, बी को 2 ले लो, सी वापस 1 ले लो, है ना, आ रहा है समझ में। अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि ए बी सी तीनों अलग हो। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर 1 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 भी 1 से रिलेटेड होना चाहिए, है। ठीक है, और देखो
अगर 1 2 से रिलेटेड है, राइट, और 2 3 से है तो 1 भी 3 से होना चाहिए, बिल्कुल है, यहाँ तक भी हो रही है। क्या ऐसा कोई पेयर है जहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है? अगर एक भी मिल जाएगा तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, अदरवाइज ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। और क्या है, 2 1 से है, 1 2 से है तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 नहीं है। आया समझ में? 2 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 2, देन 2 शुड बी रिलेटेड टू 2 इटसेल्फ, है ना। 2 ए को आप ले लिया आपने, देखो 2 1 से रिलेटेड है ना, ये देखो। फिर 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, तो ए बी से है, बी सी से है, तो ए सी से होना चाहिए ना, मतलब 2 विल बी रिलेटेड टू 2 इटसेल्फ। लेकिन ऐसा कोई पेयर यहाँ पे नहीं है 2 2 का, तो एक भी पेयर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। सो दिस रिलेशन विल नॉट बी ट्रांजिटिव। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 1 से है, 1 2 से है, 2 2 से नहीं है। इसमें देखो 1 2 से है, 2 3 से है, तो 1 3 से होना चाहिए, 1 3 कहीं भी नहीं है, तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, 1 3 से है, 3 3 से है, तो 1 3 हो गया। 2 2 से है, 2 1 से है, तो 2 1 से हो गया। क्या कहीं पे भी ऐसा मिल रहा है पेयर की जहाँ पे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है? देखो 1 3 से 3 3 से 1 3 हो गया, और 2 1 से 1 3 से, तो 2 3 से है क्या? नहीं है। ये देखो ना, 2 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, तो 2 किससे होना चाहिए? 3 से, 2 3 से नहीं है। तो आपको सारे के सारे पेयर इस तरह से चेक करने पड़ेंगे, तो ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। फिर देखो 1 2, यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे जो अलग पेयर होते हैं ना वहाँ दिक्कत आती है। 1 2 से है, 2 1 से है, तो 1 किससे? 1 से होना चाहिए, बिल्कुल है। 2 1 से है, 1 2 से है, तो 2 2 भी होना चाहिए। अगर इस तरह का पेयर है ना तो दोनों मिलेंगे आपको, 1 1 भी मिलेगा, 2 2 भी मिलेगा, अगर ट्रांजिटिव है तो, है ना। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा? इफ ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तीनों है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, सेट और रिलेशन के क्वेश्चंस एक साथ करवा दूँगा। ठीक है, मैंने एक रिलेशन ले लिया आर, इस रिलेशन में एक्स वाई से रिलेटेड है, कब है? इफ x माइनस वाई इज इवन, x माइनस वाई इज इवन, x माइनस वाई इज इवन। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसमें सारी कंडीशन हम चेक करेंगे। पहले क्या है कि रिफ्लेक्सिव, ध्यान देना यहाँ पे, देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं है। देखो रिलेशन मैंने आर क्या लिया है, ऑन ए सेट, कौन से ले लेते हैं? ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ये रिलेशन है, एक्स वाई से रिलेटेड हैगा। कब रिलेटेड होगा? जब एक्स माइनस वाई इवन होगा तभी रिलेटेड होगा। देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? देखो एक्स से रिलेटेड अगर होगा सभी वैल्यू के लिए, अगर एक्स से रिलेटेड होगा तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर एक्स से रिलेटेड होगा तो एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा ना। तो एक्स माइनस एक्स क्या है? 0 है। सिंस x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 0 क्या होता है? इवन होता है ना।
which is even, which is even for all वैल्यू ऑफ x, x की सभी वैल्यू के लिए x माइनस एक्स क्या है, 0 है, वो इवन है, तो x x से रिलेटेड होगा, है ना। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात करिए, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? देखो, अगर x y से रिलेटेड है तो y भी तो x से रिलेटेड होना चाहिए, तभी तो सिमेट्रिक होगा। मैं मान लेता हूँ, सिमेट्रिक ऐसे ही तो चेक करते हैं ना कि अगर x y से रिलेटेड है तो y x से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो मैं पहले तो मैं ये मानूंगा ना कि अगर x y से रिलेटेड है, फिर मैं देखूंगा कि y x से रिलेटेड है या नहीं है। अगर है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो लेट x इज रिलेटेड टू y, x y से रिलेटेड है। अगर है तो क्या होगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। x माइनस वाई इज इवन, x माइनस वाई इवन हो जाएगा ना। इवन नंबर को क्या लिख सकते हो, 2 के मल्टीपल में, 2 के मल्टीपल में ही तो कुछ लिखोगे ना, तो x माइनस वाई 2k, इवन को ऐसे ही तो लिखोगे, 2 के मल्टीपल में कुछ, इसको हमने बोल दिया कि ये 2k है। तो y माइनस एक्स कितना होगा, y माइनस एक्स हो जाएगा माइनस का 2k, ये भी तो इंटीजर होगा, सॉरी ये भी तो इवन होगा। अगर 4 इवन है तो माइनस 4 भी तो इवन होगा ना, अगर 8 इवन है तो माइनस 8 भी इवन होगा, अगर 10 इवन है तो माइनस 10 भी इवन होगा, है ना। इवन नंबर के आगे नेगेटिव लगेगा तब भी इवन ही रहेगा वो, है ना। तो ये भी इवन है, y माइनस एक्स इवन है, इसका मतलब y x से रिलेटेड है। हमने क्या माना था कि अगर x y से रिलेटेड है तो इफ x इज रिलेटेड टू y देन x माइनस वाई इज इवन। x माइनस वाई इवन है तो y माइनस एक्स भी तो इवन होगा, क्योंकि वो उसका नेगेटिव ही तो है। x माइनस वाई इवन है तो y माइनस एक्स भी इवन है, और y माइनस एक्स इवन है तो इसका मतलब y x से रिलेटेड है। कब, जब x y से रिलेटेड है। x अगर y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड है, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो रहा है कि y, x इज ऑल्सो इन R, दैट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव की बात करता हूँ मैं, अगर ट्रांजिटिव की बात करूं तो देखो, अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x z से रिलेटेड होना चाहिए, तभी उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलोगे, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं हम, पहले हम मानेंगे कि अगर x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है, तो हमको प्रूव करना है कि x z से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम मानेंगे कि लेट x इज रिलेटेड टू y, एक्स वाई से रिलेटेड है तो एक्स वाई आर में होगा, एंड वाई जेड से रिलेटेड है तो वाई जेड किस में होगा, आर में होगा, है ना, होगा ना। अब हमको प्रूव करना है कि एक्स जेड से रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। एक्स वाई से रिलेटेड है, रिलेशन क्या था, रिलेशन तो ये था ना कि एक्स वाई से तब रिलेटेड हो है, एक्स वाई से तब रिलेटेड है जब एक्स माइनस वाई इवन है ना। तो x y से रिलेटेड है तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इवन, y z से रिलेटेड है तो y माइनस जेड इज इवन। आप हर क्वेश्चन में ये इवन ओड करने मत जाना, लग जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे गिवन है कि x y से कब रिलेटेड है, अगर x माइनस वाई इवन होगा तो। कुछ और क्वेश्चन होगा ना, तब यहाँ पे रिलेशन एक्स वाई से रिलेटेड कब है, वो रिलेशन यहाँ गिवन होगा, है ना, कंडीशन यहाँ पे गिवन होगी। इसमें गिवन कंडीशन ये है कि एक्स माइनस वाई इवन है तभी एक्स वाई से रिलेटेड है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे कोई और कंडीशन होगी। हर क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना है कि एक्स माइनस वाई इवन है कि नहीं है, ठीक है। एक्स वाई से रिलेटेड है तो एक्स माइनस वाई इवन है, वाई जेड से रिलेटेड है तो वाई माइनस जेड इवन है, ठीक है। अब देखो क्या किया कि
एक्स माइनस वाई को मैंने y माइनस जेड से ऐड किया तो क्या हो जाएगा, ये भी a1 ये भी a1। a1 प्लस a1 क्या होता है, a1 होता है। ओड प्लस ओड क्या होता है, a1 होता है, लेकिन ओड प्लस a1 ओड होता है। तो a1 प्लस a1 a1 होता है। तो x ये a1 है ये a1 है, दोनों को ऐड किया तो a1 है। ऐड करने पे क्या मिला, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, प्लस का y माइनस का y कट गया तो क्या हो जाएगा, x माइनस जेड इज a1 प्लस a1 इज a1। क्या आ गया, x माइनस जेड इज a1, मतलब कि और x माइनस जेड a1 है तो रिलेशन के अकॉर्डिंग x जेड से रिलेटेड होगा, तभी तो x माइनस जेड a1 है। और x जेड से रिलेटेड हो गया तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। आया समझ में, आया समझ में। इस तरह से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपकी बुक में। जैसे एक एग्जांपल मैं ये ले लो, ये भी है आपकी बुक में शायद होगा, हाँ मैंने देखा था शायद, ये है कि रिलेशन है, रिलेशन में कोई भी दो लाइन है L1 L2 और ये रिलेटेड कब है, जब L1 L2 के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो रिलेटेड है। देखो हर लाइन खुद के पैरेलल होती है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर पहली लाइन दूसरी के पैरेलल है तो दूसरी भी तो पहले की पैरेलल होगी ना, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर एक लाइन दूसरी के पैरेलल है, दूसरी तीसरी के पैरेलल है, तो पहली तीसरी के पैरेलल हो जाएगी। क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सॉरी ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसा ही पिछले रिलेशन में भी हुआ है। ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। तो ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा यहाँ पे ऐसा होता तो कि R इक्वल टू होता लाइन 1 लाइन 2 आर रिलेटेड। कब रिलेटेड है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तब। इस केस में क्या होगा, देखो क्या लाइन कोई भी खुद के परपेंडिकुलर होगी, क्या नहीं होगी। तो L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसका मतलब L1 L1 से कभी रिलेटेड नहीं हो सकती। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा कभी भी। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसलिए ये रिलेशन कभी भी परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होगा क्या, सिमेट्रिक होगा। अगर पहली लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहली के परपेंडिकुलर हमेशा होगी, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांजिटिव होगी क्या, ट्रांजिटिव होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ अभी। देखो अगर फर्स्ट लाइन सेकंड के परपेंडिकुलर और सेकंड थर्ड के परपेंडिकुलर है तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट थर्ड के परपेंडिकुलर है। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मैंने एक लाइन ली, ठीक है, ये लाइन फर्स्ट लाइन सेकंड के क्या है, परपेंडिकुलर है। थर्ड लाइन मैंने ये ले ली, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, सिर्फ सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ रिलेशंस इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए। इसमें एक चीज और है, इक्विवेलेंस क्लास। ये हम उसी रिलेशन की बात कर लेते हैं, उसी में जो पहले हमने देखा था ना कि x इज रिलेटेड टू y इफ x माइनस वाई इज a1, और कौन सा सेट था, ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसी की बात कर लेते हैं। देखो अब मुझे आप ये बताओ कि 1 किससे रिलेटेड होगा, है ना, 1 किससे रिलेटेड होगा, 1 किससे रिलेटेड होगा, 1 2 से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। 1 2 से रिलेटेड नहीं हो सकता क्योंकि 1 माइनस 2 A1 नहीं है। 1 3 से होगा क्या, 1 3 से होगा क्योंकि 1 माइनस 3 कितना है, -2, -2 क्या है, A1 है, तो 1 3 से रिलेटेड होगा। 1 3 से रिलेटेड होगा। 1 5 से रिलेटेड होगा क्या, बिल्कुल होगा। 1 माइनस 5 क्या है, -4 विच इज अगेन A1। 1 6 से होगा क्या, 1 माइनस 6 इज
5 और -5 ये 1 नहीं है, तो 1 6 से तो नहीं होगा लेकिन 1 7 से होगा। इसी तरह 3 भी 5 से रिलेटेड है क्योंकि 3 - 5 इज -2 विच इज इवन। 3 4 से नहीं है क्योंकि 3 - 4 इज -1, वो ओड है, तो 3 5 से होगा। इस तरह से आप देखोगे ना कि तो सारे ओड नंबर आपस में रिलेटेड होंगे और सारे इवन नंबर आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो एक तो मैं 1 के इक्विवेलेंस, क्योंकि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये रिलेशन हमने पहले प्रूव कर लिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो 1 के साथ कौन कौन रिलेटेड है, तो वो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे, ठीक है। 1 भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, सारे ओड नंबर 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। 2 की इक्विवेलेंस क्लास में, 0 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, 0 की इक्विवेलेंस क्लास में क्या आएगा, 0 इसमें आएगा ही नहीं क्योंकि ये सेट n पे डिफाइंड है रिलेशन, ठीक है। तो n के ही एलिमेंट्स पे ही बात करेंगे, ठीक है। n में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है ना, ठीक है, तो 0 नहीं आएगा। 2 किससे रिलेटेड होगा, 2 1 से होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि 2 - 1 इज ओड नॉट इवन। 2 2 से होगा क्या, 2 2 से होगा बिकॉज 2 - 2 इज 0 विच इज इवन। 2 4 से होगा 2, तो इसमें एलिमेंट्स ये आएंगे। ये होती है अलग अलग इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। अब इक्विवेलेंस क्लासेस का इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो बिल्कुल पूरी सेम हो जाएंगी या उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज इसमें कुछ कॉमन हो जाता कि इसमें 7 है, इसमें भी 7 होता, तो 7 यहाँ तो 1 2 3 5 9 11 से रिलेटेड है, यहाँ 7 2 4 6 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ये भी तो सारे आपस में रिलेटेड हुए ना। अगर 7 इसमें होता, सपोज यहाँ पे 7 होता, तो यहाँ 7 कैसे रिलेटेड है, 1 से 3 से 5 से 9 11 इनसे रिलेटेड है 7। यहाँ 7 कैसे रिलेटेड है, 2 से 4 से 6 से 7 6 से 8 से, तो 7 6 से है, 7 5 से तो 5 भी तो 6 से होगा, 7 4 से है, 7 3 से तो 4 भी तो 3 से होगा। तो इस तरह से ये सेम हो जाएगी इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह ये निकलता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस या तो पूरी सेम हो जाएंगी या पूरी अलग होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई दो इक्विवेलेंस क्लास हो उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो, ऐसा कभी नहीं होगा। इक्विवेलेंस क्लासेस पूरी डिसजॉइंट होती है, या जैसे 3 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वही 1 की होगी, वही 5 की, वही 7 की, वही 9 की, वही 11 की, ठीक है। ये एक ही होगी इक्विवेलेंस क्लास। ऐसे ही एक इक्विवेलेंस क्लास होगी ये जिसमें सारे इवन नंबर आएंगे। कोई भी ऐसी इक्विवेलेंस क्लासेस नहीं होगी। ये इस रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकली इक्वल होंगी या पूरी डिस्जॉइंट होगी, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन इतने हमने पढ़ ली। इसके बाद कुछ बच जाते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्या पढ़ा हमने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद चौथा आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक आपने पढ़ा था ना, ऐसे ही एंटी सिमेट्रिक भी है, ऐसे ही एसिमेट्रिक भी है, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव पढ़ा तो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, ठीक है। पर मैं इनमें से ज़्यादातर आपके सिलेबस में नहीं है, इस पे कभी कभी होता है, लेकिन ये भी आपके जेई मेन या 12th में नहीं है। जेई एडवांस में शायद एक आध बार देखा गया है, ये शायद इस पे क्वेश्चन वगैरह। तो एंटी सिमेट्रिक में बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे रिलेशन बनते हैं, बट मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ना उसमें ये भी डाल दूंगा, तो आपको अगर समझना है तो समझ सकते हो। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है कि अगर x y से रिलेटेड है या a b से रिलेटेड है, b a से रिलेटेड है, तो a b के इक्वल होना चाहिए। मीन्स इफ a is related to b and b is related to a, then a should be equal to b, ऐसा होना चाहिए। अगर और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि अगर a b से रिलेटेड है, पहली लाइन हमने क्या लिखी, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी भी वापस ए से रिलेटेड है, तो ये तभी हो सकता है जब ए बी के इक्वल हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर ए बी से रिलेटेड है और बी ए बी के इक्वल नहीं है ना, तब बी ए से रिलेटेड नहीं होगा,
नहीं होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है और ए बी आपस में इक्वल नहीं है तो ए बी ए से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए उस रिलेशन में, तभी वो एंटीसिमेट्रिक होगा। देखो 1 2 से है, 2 1 से है, तो अगर ए बी से है, बी ए से है, तो आपस में दोनों बराबर होने चाहिए। 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से है, तो 1 और 2 आपस में इक्वल होने चाहिए। लेकिन 1 और 2 तो इक्वल नहीं होते ना, कैसे, कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए और बी अगर ए बी से रिलेटेड है और बी वापस ए से रिलेटेड है तो ये तभी हो सकता है जब ए इक्वल टू बी हो, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। अगर ए बी से रिलेटेड है और ए बी के इक्वल भी नहीं है तब भी ए से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी ये दो है तो मैं ये नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। आई गेस रिलेशन में सब हो गया है, कुछ और बच गया होगा ना अगर, तो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तब उसमें सारी चीज़ें करवा दूंगा। कुछ नहीं बचा है। मैं सेट्स और रिलेशंस पढ़ाऊंगा। अच्छा, यूनिवर्सल यूनियन और इंटरसेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस थे, वो मैं आपको सेट थ्योरी के क्वेश्चंस करवाते टाइम करवा दूंगा। और कुछ अगर बच गया होगा थोड़ा बहुत भी रिलेशन में तो रिलेशंस के क्वेश्चंस करवाते टाइम करवा दूंगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेट थ्योरी और रिलेशंस के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।